हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग आ चुके हैं रिडोक्स रिएक्शन के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर रिडोक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। आपको पता होगा भाई, सिंपल सी जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें बैलेंस करना कंपैरेटिवली आसान होता है और हम उन्हें हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऐसी रिएक्शन लिख के दिखाऊं, Fe2O3 is reacting with aluminium to give Al2O3 प्लस Fe। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। इसको बैलेंस करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए देखो, हमारे पास 2 मोल Fe है रिएक्टेंट्स के अंदर, इसलिए प्रोडक्ट में भी 2 ही होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 Fe बन जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है प्रोडक्ट के अंदर, तो रिएक्टेंट में भी 2 ही होने चाहिए। तो इस तरीके से सिंपली हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हमने इसको सोल्व कर दिया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस भी होती हैं, खास करके रिडोक्स रिएक्शंस कुछ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन रिएक्टेंट्स के हैं ना, ये 10 से लेके 20 तक भी पहुंच जाते हैं। तो अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से हम रिडोक्स रिएक्शंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा और हो सकता है कि उसके अंदर भी फिर एरर्स आए, उसके अंदर भी सही से बैलेंस ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं भाई, रिडोक्स रिएक्शंस वाले चैप्टर में एक अलग मेथड को स्टडी करते हैं जिसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का हम लोग यूज करेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। तो हेडिंग आप लोग डाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, इसका यूज किया जाता है रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, खास करके रिडोक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के। इस मेथड के अंदर कुछ एक स्टेप्स हैं भाई, वो स्टेप्स आप लोग लिख लो। 4-5 स्टेप हैं जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। उसके बाद में डायरेक्टली हम लोग उन स्टेप्स को अप्लाई करना सीखेंगे और क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले ही, उसी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। इक्वेशन है कुछ इस तरह, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद HNO3 फॉर्म MgNO3 twice प्लस N2O प्लस वाटर। ये एक इक्वेशन हमारे पास है और हम इसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। देखो भाई, पहला स्टेप आप लोग लिखो। पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, इस स्टेप के अंदर हमें हर उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी होती है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं भाई, मैग्नीशियम जो था वो रिएक्टेंट में कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट में था, प्रोडक्ट में कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिमिलरली नाइट्रोजन भी रिएक्टेंट में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में था, प्रोडक्ट में कुछ दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे भाई, जिन जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है रिएक्शन में, उनको मार्क करेंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास बन गया, मार्क ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है। यहाँ पर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, Mg प्लस HNO3 यूज MgNO3 ट्वाइस प्लस 2 प्लस H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही ऐसे एलिमेंट हैं जो कि जिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट थे, वही ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी प्रोडक्ट्स के अंदर भी है। मतलब इनकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हुई, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं लिखनी है, इनकी चेंज हो रही है वही लिखनी है। मैग्नीशियम की यहाँ पर थी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रोडक्ट में हो गई है +2। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आया वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का चेंज आया है। नेक्स्ट देखते हैं भाई नाइट्रोजन को।
नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग यहाँ पर देखें HNO3 के अंदर, तो 3 ऑक्सीजन है, तीनों की हो गई -6, हाइड्रोजन की हो गई +1, तो नाइट्रोजन की कितनी हो गई -6 और +1, तो इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 में है वो है +5। वहीं अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें वही प्रोडक्ट के अंदर, तो देखो नाइट्रेट आयन के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, NO3 में तो एज इट इज रही, लेकिन N2O के अंदर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखेगा भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुकी है +1। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितने का आया, चेंज आया भाई, देखो +5 से +1 हो गई, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस आया है। तो ये हमने क्या किया, मैग्नीशियम के लिए और नाइट्रोजन के लिए, दोनों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी भी चेंज हुई है उसको हमने यहाँ पर निकाल लिया। मैग्नीशियम की 2 चेंज हुई है और नाइट्रोजन की 4 चेंज हुई है। अब अगला स्टेप लिखते हैं भाई। अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें इस नंबर को, जो नंबर हमारा आया है जो कि ये बता रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हुआ, इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है रिएक्टेंट में, एक ही है, इसलिए हम इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं भाई, कितने मोल एटम्स हैं हमारी रिएक्शन के अंदर, एक ही है, इसलिए हम लोग 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर एलिमेंट के एक-एक एटम ही प्रेजेंट हो रिएक्टेंट्स के अंदर, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाएँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आयरन होता, आयरन में हमें क्या मिलता, Fe2O3 मान लो कि है, तो वहाँ पर आयरन 2 प्रेजेंट हैं, Fe2O3 में 2 आयरन प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर जितनी भी चेंज होती उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये रूल आप लोग लिख जरूर से लो, भले ही इस इक्वेशन के अंदर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या करना है भाई, देखो सेकंड है हमारे पास, मल्टीप्लाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पर ये इक्वेशन में फिर से लिखता हूँ, मैग्नीशियम प्लस HNO3 minus MgNO3 whole twice प्लस H2O प्लस H2। यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा था 2 का, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स के साथ, तो मैग्नीशियम का एक ही मोल यहाँ पर है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 का चेंज आया था, एक ही नाइट्रोजन है, इसलिए 1 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने कर दिया, ये है हमारा स्टेप नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। ये हमें क्या बताता है भाई, देखो 2 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। अब इन रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। एक एलिमेंट अगर 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरा एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैब कर रहा होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कांस्टेंट ही रहते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक हम लोग लगाते हैं, इसमें क्या करना होता है भाई, मान लो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पर जरूर मैग्नीशियम का भी टोटल जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े होंगे वो 4 छोड़े होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जितना इंक्रीज हुआ उस नंबर को दूसरे एटम से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर स्टेप नंबर 3 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन एलिमेंट टू अदर।
एक एटम के लिए, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए जितना भी चेंज आया है ऑक्सीडेशन नंबर में, उस ऑक्सीडेशन नंबर को दूसरे एटम के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली हमें बस क्रिस क्रॉस इनको करना है, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ इक्वेशन प्लस N2O प्लस H2O। यहाँ पर मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज था 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 ही होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 भी 4 ही होता है। अब हमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम के मोल हो जाएंगे 4, और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा HNO3 से, यहाँ पर HNO3 के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2। तो ये हमारा तीसरा स्टेप अब कंप्लीट होता है। अब बाद में चाहें तो इनको इरेज कर सकते हैं, मैं इनको यहीं पर रहने देता हूँ। इस तरीके से एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को हमने दूसरे एटम्स के मोल्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। ये था भाई तीसरा स्टेप। अब आगे बढ़ते हैं चौथे स्टेप के ऊपर। चौथे स्टेप में हमें क्या करना होता है, देखो अब यहाँ पर ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही होती हैं, ये मोस्टली वाटर के अंदर हो रही होती हैं। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो हम लोग कितने भी ऐड कर सकते हैं दोनों ही तरफ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग बाद में बैलेंस कर देंगे वाटर को इधर उधर ऐड करके। इसलिए चौथा स्टेप क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करो। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप हमारा बन जाता है बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखे उनको अब बैलेंस करो। तो यहाँ पर मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूँ भाई, मैग्नीशियम HN3 मैग्नीशियम NO3 ट्वाइस प्लस O प्लस। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग जरूर से ध्यान में रखना, हमने जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे थे, जो कि क्या थे भाई, 4 था और 2 था, ये फाइनल नहीं है, ये चेंज भी होंगे। लेकिन यहाँ से हमें एक बात पता चल गई, देखो नाइट्रोजन का कोफिशिएंट हमने 2 लिखा है, लेकिन नाइट्रोजन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है, MgNO3 में भी प्रेजेंट है, N2O में भी प्रेजेंट है, तो इनको तो बाद में हमें चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन मैग्नीशियम ऐसा एलिमेंट है जो कि रिएक्टेंट में भी एक ही स्पीसीज में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी एक ही स्पीसीज में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करो। मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है भाई, 4 मोल है, प्रोडक्ट में भी 4 मोल ही इसके होने चाहिए, इसको ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीशियम अब यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अभी बैलेंस नहीं करना, उसके अलावा सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अब हम लोग बैलेंस करके देखते हैं भाई नाइट्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा मैग्नीशियम और नाइट्रोजन यहाँ पर थे। मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, अब नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नाइट्रोजन हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में अगर आप लोग देखोगे तो नाइट्रोजन के कितने मोल प्रेजेंट हैं, देखो NO3 का होल ट्वाइस, तो 2 मोल तो हो गए यहाँ पर, और क्योंकि 4 मोल प्रेजेंट है मैग्नीशियम नाइट्रेट के, तो 4 दूनी 8, 8 मोल हो गया नाइट्रोजन यहाँ पे, और 2 मोल प्रेजेंट है N2O में भी। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर नाइट्रोजन के 10 मोल प्रेजेंट हैं, इसलिए हमें रिएक्टेंट में भी इसके 10 मोल ही चाहिए होंगे। इसलिए हमें HNO3 के कोफिशिएंट को चेंज करना होगा, और कितना करना होगा भाई, 2 की बजाय हमें इसे लिखना पड़ेगा 10 के बराबर, मतलब यहाँ पर 10 मोल होने वाला है HNO3। अब जो है इस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम भी बैलेंस हो चुका है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स थे वो सारे बैलेंस हो चुके हैं। अब आगे स्टेप आता है भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया जाए। तो देखो भाई, अच्छा मैं यहाँ पर ये नंबर्स लिखे रहने देता हूँ। अब सीखेंगे स्टेप नंबर 5, जो हमें बताएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आखिर कैसे बैलेंस किया जाए। तो भाई यहाँ पर एक चीज और आप लोग समझो, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, मान लो मैं न्यूट्रल मीडियम में करवा रहा हूँ,
न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है भाई, ना तो हमारे पास वाटर में H प्लस आयंस प्रेजेंट होंगे, ना ही हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होंगे। अगर H प्लस आयंस प्रेजेंट होते तो मीडियम एसिडिक हो जाता, अगर हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते तो मीडियम बेसिक हो जाता। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ कि भाई ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या फिर बेसिक मीडियम में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपली इसको न्यूट्रल मीडियम मानेंगे और न्यूट्रल मीडियम में हम लोग जितने चाहें वाटर मॉलिक्यूल्स वो ऐड कर सकते हैं रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के अंदर। वहीं पर अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसी रिएक्शन में बैलेंस करना है जो कि किसी एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो एसिडिक मीडियम में क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग H प्लस आयंस को ऐड कर सकते हैं दोनों ही तरफ, जहां पर भी कम हो। वहीं अगर सेम रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही हो तो हम लोग हाइड्रोक्सियल आयंस को भी ऐड कर सकते हैं दोनों ही तरफ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल मीडियम ही हमें मानना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सिर्फ वाटर को ऐड करके ही इधर उधर इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ गए भाई कि पांचवा स्टेप जो है ना, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा अब तीन कैटेगरी में। हो सकता है ये न्यूट्रल रिएक्शन हो, वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग तरीके से बैलेंस होंगे। हो सकता है ये एसिडिक रिएक्शन हो, वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग तरीके से बैलेंस होंगे। और हो सकता है कि ये एक बेसिक रिएक्शन हो, एल्केलाइन मीडियम में होने वाली रिएक्शन हो, वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग तरीके से बैलेंस होंगे। तो यहाँ पर इस स्टेप को आप लोग लिख लो, एक तरीके से 5.1 लिख लो। 5.1 का मतलब हो जाएगा कि रिएक्शन जो है वो न्यूट्रल मीडियम में हम लोग मान रहे हैं, न्यूट्रल मीडियम में हम लोग मान रहे हैं। तो चौथे स्टेप तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सारे एटम्स बैलेंस हो चुके होंगे। पांचवें स्टेप में हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और हमने माना है कि न्यूट्रल रिएक्शन के अंदर हमें बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। ठीक है भाई, तो न्यूट्रल मीडियम में कैसे ऐड होगा, देखो न्यूट्रल मीडियम में हम लोग सिर्फ वाटर ही ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए वाटर को हिट एंड ट्रायल मेथड से इधर उधर मल्टीप्लाई करके उसके कोफिशिएंट को इंक्रीज करके इन दोनों एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो न्यूट्रल मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो ट्राई बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर ऑन आइदर साइड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के दोनों तरफ वाटर ऐड करके देखो और हीट एंड ट्रायल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करो। देखो भाई, हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि कितने वाटर कहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। 4 मैग्नीशियम प्लस 10 HNO3 गिविंग अस 4 मैग्नीशियम प्लस O प्लस HO। तो यहाँ पर देखो भाई, ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो मल्टीपल स्पीशीज में प्रेजेंट है प्रोडक्ट में, मैग्नीशियम नाइट्रेट में भी है, N2O में भी है, H2O में भी है, तो इसको छेड़ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हम लोग हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करके देखते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है भाई, 10 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। मतलब अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हमें प्रोडक्ट में कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे, 5 ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। तो अब इस इक्वेशन में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, बचा ऑक्सीजन। यहाँ पर अगर आप लोग अब काउंट करके देखोगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो वो भी बैलेंस हो चुके हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो गए हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, HNO3 में 3 ऑक्सीजन है, 10 3 जा 30, तो मतलब 30 ऑक्सीजन एटम्स अब हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। प्रोडक्ट में देखो, यहाँ NO3 में 3 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 24 ऑक्सीजन तो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रेट में ही हो गए। 1 मोल ऑक्सीजन यहाँ पर है और 5 मोल ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो 24 और 1 25 और 5 30, तो ऑक्सीजन भी अब बैलेंस हो चुके हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रल मीडियम में आप लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहाँ पर मैं आपको एक और रिएक्शन का एग्जाम्पल दूंगा जिसे हमें
एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंस करना होगा। तो स्टेप नंबर 4 तक तो सारे स्टेप सेम रहेंगे। 5.2 स्टेप मैं नया लिखवाऊंगा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर मैं एक नई इक्वेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ भाई। ऐसे ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गई, नई इक्वेशन का मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 2, इसको लिख लेते हैं। और ये इक्वेशन है कुछ इस, हमारे पास दिया हुआ है Fe2 प्लस आयंस reacting with Cr2 2 नेगेटिव क्रोमेट आयन, और हमें बताया गया है कि भाई ये रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में। H प्लस आयंस मान लो कि रिएक्टेंट में यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये हमें मिल रहा है Fe3 प्लस आयंस, क्रोमियम 3 प्लस आयंस एंड वाटर, ये सब हमें मिल रहा है। ये एक इक्वेशन हमें दी हुई है, इसे हमें करना है बैलेंस। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्ट करके लिखता हूँ भाई। ये एक रिएक्शन है जिसे हमें करना है बैलेंस। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पहला स्टेप लगाएंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखो उन सभी एलिमेंट्स की जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। आयरन का भी चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है भाई, देखो +2 में ये था, +3 बन गया। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हुई, 1 1 चेंज हो गई है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्रोमियम की भी चेंज हो रही है। क्रोमियम यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखो कैसे निकालेंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे x, तो 2 क्रोमियम का हो जाएगा 2x, माइनस ऑक्सीजन का होता है -2, 7 ऑक्सीजन है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो गया, सभी ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम हो गया। ये किसके बराबर होना चाहिए, मोलिकुलर चार्ज के, -2 के बराबर होना चाहिए। 2x की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 14, मतलब ये हो गई 12, और x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो क्रोमियम मतलब कि यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। प्रोडक्ट में कितनी में है, +3 में। तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया। तो इस तरीके से टोटल चेंज कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर्स के अंदर, वो हमने निकाल लिया हर एक एटम के लिए। दूसरा स्टेप क्या था भाई, हमें उस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को मल्टीप्लाई करना होता था नंबर ऑफ एटम्स के साथ। फॉर एग्जांपल Fe2 प्लस में जो 1 का चेंज आया है वो कितने Fe एटम्स के अंदर आया है, एक के अंदर ही आया है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली Cr2O7 2 नेगेटिव जो था उसमें क्रोमियम में 3 का चेंज आया था, लेकिन कितने क्रोमियम एटम्स में आया था, 2 एटम्स के अंदर, Cr2 हमारे पास था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 6 बन जाएगा। प्लस में था हमारे पास H प्लस, ये हमें क्या क्या दे रहा था, Fe3 प्लस दे रहा था, क्रोमियम 3 प्लस दे रहा था, और वाटर दे रहा था। तो अब यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एटम्स के साथ। कितने नंबर ऑफ एटम्स, उतने नंबर ऑफ एटम्स जिनके अंदर वो चेंज आ रहा था। इस तरीके से हमने लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी डिक्रीज हुआ है टोटल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आयरन के साथ, और आयरन का जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रोमियम के साथ। एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 नेगेटिव प्लस H प्लस फिंगर्स Fe प्लस प्लस में क्रोमियम 3 प्लस प्लस में H2O। ये थी हमारी इक्वेशन, इसमें हमें अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो भाई, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आया है 6 से, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे फेरस आयंस को, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रोमेट आयंस को। इस तरीके से हो गया भाई। अब आगे हमें क्या करना है, देखो फोर्थ स्टेप होता था बैलेंस ऑल दी एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एटम हमारे पास बन रहे हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करो। यहाँ पर हम लोग करते हैं भाई कोशिश। पहले मैंने इक्वेशन लिख दी, Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H प्लस is giving us Fe3 plus plus chromate ions
प्लस वाटर। आयरन का कोफिशिएंट था 6। अब आयरन जो है वो प्रोडक्ट में भी बस एक स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए आयरन को बैलेंस कर दो। 6Fe2 प्लस यहाँ पर है, 6Fe3 प्लस प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, क्रोमियम भी बस एक ही स्पीसीज के अंदर है, क्योंकि क्रोमियम का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो टोटल क्रोमियम के एटम्स यहाँ पर हो गए 2। यहाँ पर भी 2 ही होने चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रोमियम को। ये हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या था भाई, अगर न्यूट्रल रिएक्शन होती थी तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर को चेंज करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये एक एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, इसलिए हम लोग 5.2 रूल यहाँ पर लिखते हैं। पहले हमने 5.1 तक ही लिखा था, क्योंकि पिछली रिएक्शन हमारी न्यूट्रल मीडियम में थी। अगर एसिडिक मीडियम में हो तो ये रूल स्लाइटली चेंज हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, देखो भाई, सबसे पहले तो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस किया जाएगा वाटर ऐड करके। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय मल्टीप्लाइंग विद वाटर। अब आप लोग यहाँ से एक बात ध्यान से समझो भाई, अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग इस वाटर को, इस H2O को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो बाद में हाइड्रोजन्स को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग H प्लस आयन से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस भी तरफ हाइड्रोजन्स की कमी होगी उसी तरफ हम लोग H प्लस आयन्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लेटर हम लोग क्या करेंगे, लेटर बाद में बैलेंस hydrogens atoms by adding H plus ions। जिस भी तरफ हाइड्रोजन्स की कमी होगी उस तरफ ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना सीखते हैं। इक्वेशन में पहले लिख देता हूँ, H प्लस आयंस सिंगल्स Fe प्लस आयंस 2 या 3 आयंस प्लस वाटर। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट्स में दिख रहे हैं भाई 7 ऑक्सीजन आइटम हमारे पास हैं। यहाँ पर वाटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने वाटर को मल्टीप्लाई किया है 7 से, तो हाइड्रोजन भी यहाँ से बढ़ गए हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए हैं भाई, 7 2 जा 14, 14 हाइड्रोजन हो गए हैं प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में भी 14 ही होने चाहिए, तो यहाँ पर H प्लस को हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। इस इक्वेशन के अंदर आयरन भी बैलेंस हो चुका है, क्रोमियम भी बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है, और टोटल चार्ज जो है वो भी बैलेंस हो चुका है। रिएक्शंस के अंदर चार्ज भी सेम रहना चाहिए भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो कि रिएक्टेंट्स में कुछ और है, प्रोडक्ट में कुछ और है। जितने इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीडेंट छोड़ता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक रिडक्टेंट एक्सेप्ट भी करेगा। मैंने शायद ये उल्टा बोल दिया है, क्योंकि ऑक्सीडेंट जो होता है वो ऑक्सीडेशन करवाता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन करेगा, खुद का रिडक्शन करवाएगा तभी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा पाएगा। तो एक स्पीशीज जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है दूसरी स्पीशीज उतने ही ग्रैब कर सकती है। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का ही लॉस हो जाए, तो इसलिए टोटल चार्ज भी बैलेंस रहना चाहिए दोनों तरफ। तो यहाँ पर टोटल चार्ज भी बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से भाई हम लोग एसिडिक मीडियम के अंदर इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं रिएक्शन का, जिसे हम लोग बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंस करेंगे। वहां पर बस ये जो 5वां रूल है, जो कि न्यूट्रल मीडियम में मैंने 5.1 लिखवाया था, एसिडिक मीडियम के लिए 5.2 लिखवाया था, बेसिक मीडियम में इसको 5.3 लिख देंगे। बेसिकली वहां पर बेसिक मीडियम के अंदर हम लोग हाइड्रोक्सियल आयंस को इधर उधर ऐड करके बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ भाई, इक्वेशन नंबर 3, तीसरी इक्वेशन का एग्जांपल हम लोग लेंगे और बेसिक मीडियम में उसको बैलेंस करके देखेंगे। हाँ जी, ये एक इक्वेशन मैंने ले ली है जिसको हमें अब बैलेंस करना है भाई बेसिक मीडियम के अंदर। इस इक्वेशन में क्या है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है IO3 नेगेटिव के साथ, और इससे हमें मिल रहा है आयोडाइड आयन और CrO4
2 नेगेटिव आयन। इसे हमें बताया गया है कि भाई बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। तो पहले के पहले जो 4 रूल थे वो तो एज इट इज अप्लाई होंगे। लास्ट का रूल जो 5वां था वो हम लोग नया बना देंगे, 5.3 बोल के उसको लिख देंगे। पहला रूल क्या था भाई, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया है वो काउंट करो। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर्स देखेंगे कि किसमें कितना चेंज आया है। देखो भाई, क्रोमियम यहाँ पर हमें दिख रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। प्रोडक्ट में कितने में है देखो, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, प्लस है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये है। तो क्रोमियम के अंदर चेंज कितने का आया, 3 का आया। 6 - 3, 3 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज यहाँ पर आया है। आयोडीन देखो, यहाँ पर आयोडीन कितने ऑक्सीडेशन नंबर में है, 3 दूनी 6, 6 में से -1 गया 5, तो यहाँ पर आयोडीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और प्रोडक्ट में कितने में है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर चेंज कितने का आया है, यहाँ पर चेंज 6 का आया है, 6 का चेंज आया है आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। आप लोग 5 में से 1 गया 4 मत लिख देना यहाँ पे, +5 से -1 में गया है। टोटल चेंज कितने का आया है, 6 का चेंज यहाँ पर आया है। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता था भाई, पहले इक्वेशन में लिख देता हूँ। दूसरे स्टेप में हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता था नंबर ऑफ एटम्स के साथ। फॉर एग्जांपल क्रोमियम में जो 3 का चेंज आया है वो कितने क्रोमियम एटम्स में आया है, 1 में ही आया है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। आयोडीन में जो 6 का चेंज आया है वो कितने एटम्स में आया है, 1 में ही आया है, इसलिए इसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास होता था रूल नंबर 3, इसमें हमें क्या करना होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता था। यहाँ पर अगर हम लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्रोमियम के साथ, 6 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आयोडीन के साथ, 3 नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा। प्रोडक्ट में क्या है, I नेगेटिव प्लस क्रोमियम O4 2 नेगेटिव। ये हमारा तीसरा रूल हो गया। चौथे रूल में हमें क्या करना होता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तरह के एटम्स हैं, उनको बैलेंस करो। तो चौथा रूल हम लोग क्या अप्लाई करते हैं भाई, क्रोमियम और आयोडीन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हमें यहाँ पर बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखो भाई, क्रोमियम 6 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 6 ही होने चाहिए। आयोडीन 3 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 3 ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आयोडीन और क्रोमियम बैलेंस तो हो गए, लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर हमें पता है भाई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। यहाँ पर जो जो कोफिशिएंट हमने लिख रखे हैं आप लोग ध्यान से समझो, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है। यहाँ पर 6 को 3 को और इस 6 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए। अगर हम लोग इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर दें 3 से तो क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 1 IO3 नेगेटिव, it must give us 1 iodide ion and 2 CrO4 2 नेगेटिव आयन। पूरी इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड यहाँ पर कर दिया है। चौथे रूल में हमें एक ही काम करना था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके अलावा जितने भी एलिमेंट थे सबको बैलेंस करना था, सारे बैलेंस हो गए। तो एक तरीके से दोनों बैलेंस यहाँ पर भी हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में भी सारे बैलेंस हैं, नीचे वाली में भी सारे के सारे बैलेंस हैं। तो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के हिसाब से इक्वेशन सोल्व करनी होती है, तो वो हम लोग किसी भी स्टेप के ऊपर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कॉमन नंबर आपको दिख जाए जिससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सारे स्पीशीज पूरा डिवाइड हो सकते हैं तो वहां पर डिवाइड कर देना, कोई भी इशू नहीं है। इस स्टेप के अंदर मैंने बस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाले हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के। तो यहाँ पर अब अप्लाई करते हैं 5वां स्टेप। न्यूट्रल मीडियम के लिए स्टेप मैंने लिखवाया था 5.1, वहां पर सिर्फ हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हैं दोनों ही तरफ। एसिडिक मीडियम के लिए मैंने स्टेप लिखवाया था 5.2, जिसके अंदर हम लोग वाटर के साथ साथ H+ आयंस भी ऐड कर सकते हैं दोनों ही तरफ, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, प्रोटॉन्स वहां पर होंगे ही। बेसिक मीडियम में मैं आपको स्टेप लिखवा रहा हूँ 5.3। यहाँ पर हम लोग दो चीजें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम बेसिक है तो हाइड्रोक्सियल आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं दोनों ही तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे भाई,
इस रूल के अंदर हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो आप लोग समझो, ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस्ड बाय मल्टीप्लाइंग हाइड्रोक्सियल आयंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्सियल आयंस ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे वो दोनों के दोनों एलिमेंट बराबर ना हो जाएं, दोनों के दोनों एलिमेंट एक तरीके से बैलेंस ना हो जाएं। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। अब मैं ये इक्वेशन लिखता हूं और फिर बैलेंस करते हैं भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी। तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास थे, IO3 नेगेटिव हमारे पास था, आई नेगेटिव था प्रोडक्ट में, और दो CrO4 2 नेगेटिव थे प्रोडक्ट में। सबसे पहले मान लो हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं भाई रिएक्टेंट्स के अंदर, देखो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम है, देखो 3 दूनी 6, 6 हो गए यहाँ पर और 3 हो गए यहाँ पर। 9 ऑक्सीजन एटम अभी हमें दिख रहे हैं रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में कितने हैं, 4 दूनी 8, प्रोडक्ट में सिर्फ 8 ही हैं। तो हमें ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है तो हाइड्रोक्सिल आयंस को ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट में। मतलब हमें एक हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर ऐड कर दिया प्रोडक्ट में। अब हाइड्रोक्सिल आयन तो हमारे पास ऐड हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस भी हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। हाइड्रोजन अगर आप लोग देखोगे भाई कितना है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, देखो हाइड्रोजन हमें रिएक्टेंट में दिख रहा है, देखो 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन हैं रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में कितना है, सिर्फ एक। तो अगर हमें हाइड्रोजन्स को बैलेंस करना है तो हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, ये ध्यान से समझो। यहाँ पर हमें 5 हाइड्रोजन्स और चाहिए। अब आप लोग एक बात ध्यान से समझो भाई, 5 हाइड्रोजन हमें चाहिए, हम लोग 2.5 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, हमें एक होल नंबर ही ऐड करना है। 5 मोल हाइड्रोजन नहीं आ सकता वाटर मॉलिक्यूल से, 10 आ सकता है, 8 आ सकता है ना, क्योंकि अगर हम लोग 1 मोल वाटर ऐड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 2 मोल वाटर ऐड करेंगे तो 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 3 मोल वाटर अगर ऐड करेंगे तो 6 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। अगर हमें 5 हाइड्रोजन ऐड करने हैं तो वो हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हमें एक काम करना होगा, हम लोग 5 मोल वाटर ऐड कर देते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा भाई, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ऑक्सीजन ऐड एक्स्ट्रा हो गए तो क्या करेंगे भाई, रिएक्टेंट में हाइड्रोक्सिल आयन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अगर बैलेंस करना है तो हाइड्रोक्सिल आयन से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले तो हम लोग हाइड्रोजन्स को काउंट करते हैं कि हाइड्रोजन्स यहाँ पर कितने हो गए, उसके बाद में ऑक्सीजन्स को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, हमने 5 मोल वाटर ऐड कर दिए जिससे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया। ऑक्सीजन अब कितना हो गया है ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ऑक्सीजन अभी प्रोडक्ट में कितना हो गया है भाई, 5 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए हैं और 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर थे, तो 8 और 5 13 ऑक्सीजन हो गए हैं प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में सिर्फ कितने हैं, 3 दूनी 6 और 3 9, सिर्फ 9 ही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एक्स्ट्रा हो गए 5 वाटर ऐड करने से, यहाँ पर 5 ही, 9 और 4 13, 4 हमारे पास एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गए। प्रोडक्ट के अंदर फिर से काउंट करते हैं भाई, ऑक्सीजन मैंने गड़बड़ कर दी है काउंटिंग में, देखो 5 ऑक्सीजन यहाँ पर, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर, 8 और 5 13 और 1 ऑक्सीजन ये हाइड्रोक्सिल आयन वाला, तो 14 ऑक्सीजन हो गए हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो चेंज कितने का आया भाई, हमें 5 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करने पड़ेंगे, 5 ऑक्सीजन अभी कम हो गए हैं हमारे रिएक्टेंट के अंदर, तो 5 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ आप लोग ध्यान से समझो, हम 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे थे, हमें सिर्फ 5 हाइड्रोजन चाहिए थे, लेकिन हमने 5 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दिए थे। जैसे ही 5 हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर ऐड हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए। इस तरीके से आपको करना है भाई, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ना, ये जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं कि ऑक्सीजन को हाइड्रोक्सिल से बैलेंस करो, हाइड्रोजन को वाटर से बैलेंस करो, ये कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल मेथड के जैसा ही है। तो इस तरीके से 5 हाइड्रोक्सिल हमने इधर ऐड किए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब दोनों बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पर एक और काम है जो आप लोग कर सकते हो भाई, देखो क्या,
हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर भी है एक और यहाँ पर भी है 5, तो इसको आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ 4 हाइड्रोक्सिल आयन ही हमें रिक्वायर्ड होंगे। अब भी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहाँ पर अगर मैं फाइनली इक्वेशन लिखूं तो CrOH3 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 4 हाइड्रोक्सिल आयंस, ये हमें दे रहा है एक आयोडाइड आयन, 2 CrO4 2 नेगेटिव आयंस और 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब भी ये इक्वेशन जो है बैलेंस है। तो बेसिकली हमने क्या क्या किया भाई, हिट एंड ट्रायल एक तरीके से किया है। हिट एंड ट्रायल भी कैसे, ऑक्सीजन को बैलेंस किया है हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करके और हाइड्रोजन को बैलेंस किया है वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। अब यहाँ पर देखते हैं सारे एटम्स बैलेंस हो चुके हैं या नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हमारे मेन है। देखो 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर और 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हो गए 10, प्रोडक्ट में कितने हो गए 5 दूनी 10। हाइड्रोजन तो बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं भाई, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6 और 3 9 और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 9 और 4 13, 13 ऑक्सीजन हो गए हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। अब प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन काउंट करके देखते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन है 4 दूनी 8 और 5 13। तो अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं। तो इक्वली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना होता है, पहले हाइड्रोक्सियल आयंस ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करो। उसके बाद अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हमें वाटर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोक्सियल आयन दोनों एक साथ ऐड करने पड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। 5 वाटर अगर ऐड किए हैं तो 5 हाइड्रोक्सियल आयन भी ऐड कर दो, जिससे क्या होगा, उतने ही हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे एक साइड जितने हमें ऐड करने थे। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंस कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। अब आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। हम अब क्या करते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। नीट के कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, which substance is serving as a reducing agent in the following reaction। इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखो भाई, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, रिडक्टेंट जो होता है, उसका क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है। उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, H प्लस आयंस यहाँ पर भी +1 में थे, वाटर में भी +1 में है, तो हाइड्रोजन का तो ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। कैंसिल करते हैं। Cr2O7 अगर देखें तो क्रोमियम यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, यहाँ पर है 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए 12 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर है +3 में। मतलब इसका तो खुद का रिडक्शन हुआ है, ये तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो क्रोमियम ये भी हमारा गलत आंसर हो गया। वाटर देखो भाई, वाटर हमारे पास रिएक्टेंट में है ही नहीं। और एक है हमारे पास निकिल। भाई निकिल में क्या हुआ है, निकिल यहाँ पर था 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर हो गया है +2 में। निकिल का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। निकिल हमारा सर्व कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दी हुई है, एसिडिक मीडियम में हो रही है। हमें क्या बताना है भाई, करेक्ट कोफिशिएंट क्या होंगे बैलेंस्ड इक्वेशन के। देखो भाई, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है रिएक्शन बैलेंसिंग पे तो वो तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखो वो बिल्कुल आसान हो जाएगा कुछ इस तरह से। आप लोग सिंपली इनको रख रख के देखो और फिर देख लो कौन सी ऑप्शन से जो है हमारे बैलेंस हो रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट के भी हमें कोफिशिएंट नहीं दिए हुए, तो यहाँ तो हमें निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर लंबे तरीके से पूरा हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे पहले स्टेप में, ये है +7 और यहाँ पर है +2। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया। आगे है हमारे पास C2O4 2 नेगेटिव प्लस में, ये हमें दे रहा है Mn पॉजिटिव प्लस में CO2 प्लस में कार्बन। देखो भाई C2O4 में कार्बन की स्टेट क्या होती है, देखो ये कुछ ऐसा होता है, कार्बन O नेगेटिव O। तो यहाँ पर आप लोग पाओगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है भाई, +3 है। तो कार्बन यहाँ +3 से चेंज हो रहा है किसमें, +4 में, क्योंकि CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में
1 का चेंज आया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ एटम से। यहाँ पर देखो कार्बन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, मैंगनीज 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करनी होती है। यहाँ पर देखो 5 की मल्टीप्लाई होगी C2O4 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई होगी MnO4 के साथ, तो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव। बाकी इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई, देखो 2 के तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास ऑलरेडी आ ही चुके हैं। MnO4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। कौन से ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन बी में और सी में। C2O4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। 5 कौन से ऑप्शन में है, ए में और बी में। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिर्फ इतना सा करके भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आप लोग पूरा का पूरा बैलेंस करके भी देख लो, फिर भी यही कोफिशिएंट जो है आने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सिंपली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन नीट का प्रीवियस ईयर। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इज, कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो। तो एक तरीके से हमें यह बताना है कि कौन सा ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो देखो कार्बन CO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, NO2 में नाइट्रोजन +4 में है, SO2 में सल्फर +4 में है और ClO2 में भी क्लोरीन +4 में है। अब हमें पता है क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये +7 तक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंचा सकता है। क्लोरीन +7 तक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंचा सकता है, तो मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। सिंपली सल्फर भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। नाइट्रोजन जो है वो भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +5 तक पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन भी यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो NO2 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। लेकिन कार्बन जो है वो +4 से ज्यादा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कर सकता, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। मतलब CO2 में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम है, 4 से 5 नहीं हो सकती। CO2 का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। तो CO2 ही हमारे पास है विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे है भाई हमारे पास बैलेंस द केमिकल रिएक्शन इन एल्कलाइन मीडियम। अच्छा ये तो हमने कर ही लिया है, ये क्वेश्चन हमने बेसिक मीडियम की जो रिएक्शन लिखी थी वो यही रिएक्शन थी। तो आज का लेक्चर होता है भाई यहीं पे खत्म। आई होप आप लोग समझे होंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।